वेलकम बिगराजी मीडिया टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मारूफ कानूनदान मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। PMLN से उनका ताल्लुक़ है, मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ और तारीफ़ के मोहताज नहीं है। एडवोकेट साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू वेरी मच सर, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच से बाहर हुए, जस्टिस यहिया साहब बाहर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जिस तरह सिविलियन का फौजी ट्रायल जो होने जा रहा है उसके हवाले से आपको कह रहे हैं कि फुल कोर्ट से क्यों चीफ जस्टिस साहब नहीं बना रहे? फुल कोर्ट तो बनना चाहिए। देखिए सर, वकीला बरादरी का शुरू से डिमांड था कि फुल कोर्ट बना दें और बाज़ आईनी मामला को फुल कोर्ट से डिसाइड करा लें ताकि इदारे की साख पर किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। सही। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने वक्तन फक्तन जब बार रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि फुल कोर्ट बनाए तो उन्होंने फुल कोर्ट बनाना मुनासिब नहीं समझा। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह आपको पता है, इससे पहले जब 9 रुकनी बेंच बनी, फिर 7 बनी बात जो है, तो उस वक्त भी 4 जजेस ने जो ओपिनियन दिया था वो यही था कि ये पिटिशन 184(3) की मेंटेनेबल नहीं है, बेहतर है कि फुल कोर्ट बना के मामला को तय करें। सही। आज याया फरीदी साहब ने एक दफा फुल कोर्ट के लिए रिकमेंड किया, मंसूर अली शाह साहब ने फिर किया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, तो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इन चीजों को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। अब आप ये बता दें कि जब आपको ये पता था कि जब आपने 9 रुकनी बेंच बनाई जस्टिस फैज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद से, क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बेंच का कंस्टिट्यूट करने से पहले उनसे मशवरा किया? क्या उनको एक वाजिह स्टैंड का नहीं पता था जिसमें जस्टिस फैज ईसा का कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल एक्ट है, उसके मुताबिक जो है आपने जो स्टे दिया, एक्ट बनने से पहले स्टे दे दिया, बाद में भी स्टे दे दिया, जिसमें मेन चीज यही थी कि आप जो बेंच कंस्टिट्यूट होगी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पे डिपेंड होगी। आपने उसको स्टे करके इस वजह से स्टे कर दिया कि आप अपनी जो इख्तियारात हैं उनको जो है ना कम करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अगर ये हो जाता, अब जस्टिस फैज ईसा का ये जो ग्राउंड है जिसमें बहुत वजन है, जो ये कहते हैं कि जनाब अगर यही सूरत रही थी, जो बेंच वक्तन फक्तन आप बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, सही। कल अगर जो एक्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट उसको मेंटेन करती है, तो वक्तन फक्तन जो बेंच आप कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उनके फैसलों की कानूनी हैसियत क्या होगी, इसको भी वो कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये बता दें कि आपने पंजाब के हवाले से और KPK के हवाले से 14 मई की डेट मुकर्रर की और आपने कहा कि जी ये फाइनल है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब वही रिव्यू पिटिशन जो डेट नाफिज होगी, कब लगेगी कब नहीं लगेगी, किसी को कोई पता नहीं है। तो ये चीजें हम पहले ही कह रहे थे कि इन चीजों को तय करने के लिए आप मामला को आगे ले लें, बेहतर इसी में ही होगा। क्योंकि आईनी बुरान तो मेरे नज़दीक, फिर भी मैं बात रिपीट करता हूँ कि अगर जब हमजा शहबाज का और परवेज इलाही का इलेक्शन हुआ, PTI के 25 आदमियों ने वोट हमजा को दिए, तो आपने ये कह दिया कि ये 25 वोट काउंट नहीं होंगे। हालांकि आइन के आर्टिकल 63A की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ये नहीं कहता। वो जजमेंट में मेरे नज़दीक डायरेक्टली आर्टिकल 63A के मुताबिक नहीं था। इस तरह बहुत सारे जजमेंट है या बहुत सारी इंपॉर्टेंट केसेस में रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। आप मामला को तय नहीं कर रहे। एक जज की कमी पिछले 10 महीने से आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। अब ये बता दें कि ये जो तरीकाकार है, क्या इससे हम अपने इदारे की रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? नहीं, तमाम जजेस जो 17 के 17 अगर हैं तो उनका इक्वल स्टेटस है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात ये हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके बढ़ जाते हैं, वो एक अलग बात है।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप उसमें 15 आदमी इस वक्त हैं, तो क्या 15 आदमी आपस में मशावरत करके मामला को आगे नहीं ले जा सकते? सही। और अगर नहीं लेके जा रहे तो क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? आज जिस तरह याया सिद्दीकी साहब ने जो नोट लिखा और मंसूर अली शाह साहब ने भी लिखा, वो भी कहते हैं जी फुट कोर्ट की तरफ चले जाएं। तो जब आपके ब्रदर जजेस बार बार इन चीजों का डिमांड कर रहे हैं तो आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आता। अब देखें, मंसूर अली शाह साहब पे एतराज उठाया गया, उनकी रिश्तेदारी जैसा जवाब ख्वाजा से है, वो एकदम बेंच से अलग हो गए। क्या ये मैसेज नहीं है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए कि मुझे रिश्तेदारी का कहा गया, मैं बेंच से अलग हो गया? तो आपके मुताबिक तो ये है कि आपकी मदर इन लॉ का ऑडियो है, आपके जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चैलेंज कर दिया गया, आप उनको कर्टेल करने के लिए, आपने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। उसी बेंच के अंदर जिसमें आपके पावर को खत्म किया गया कि आप बेंच कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते, और उसी के अंदर बाकी जो मामला हैं आप उनको तय करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वो बुरी तरह से मजरूह हो रही है। ऑनरेबल जजेस के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से आज वक्तन फक्तन लोग जो रिमार्क्स देते हैं, अगर हमारे ऑनरेबल जजेस पब्लिक में आए और पब्लिक का ओपिनियन देखें तो तब उनका अंदाजा होगा कि लोग क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब जजेस आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो बाकी लोगों को केसों के साथ क्या करेंगे। सही। दूसरा, लाइक माइंडेड जजेस का जो कंसेप्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, उसको भी अगर फुल कोर्ट बनाएंगे तो उसको खत्म करने का एक मौका मिलेगा। अब आप ये बता दें कि अब मिलिट्री कोर्ट वाला मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने कहा था जी हम ईद की छुट्टियों से पहले इसको जजमेंट दे देंगे। फौज पाकिस्तान की तरफ से कल जो ISPR का सूरत सामने आई, आज अपने मेरे ख्याल में 23 जुलाई की डेट दे दी। सवाल ये पैदा होता है वहां तक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ये कहने से कभी स्टार्ट नहीं हुआ? क्या अटॉर्नी जनरल के कहने से जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो हमारी फौज पाकिस्तान फाइनल फैसला कर चुकी है, क्या आप रोक लेंगे? नहीं रुकेगा। तो अब मामला ये है कि आप खुद देखें क्या आप इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तान में 2 दिन पहले मोदी ने जो अमेरिका में एक तकरीर की, आपने सुनी होगी, कि मोदी ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में हमने इतना अर्सा जंग मारी है किस्म की, पाकिस्तान में तो 76 साल में जो कुछ हम नहीं कर सके वहाँ पाकिस्तानियों ने खुद ही करके दिखा दिया। इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अपने इदारे, चाहे बदलिया का इदारा हो, एस्टेब्लिशमेंट का इदारा हो, हमारी जो क्या नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब चंद दिन पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का इदारा एक आईनी इदारा है। एक आईनी इदारा वक्तन फक्तन जब फैसला करता है, आप फट से उठा के स्टे दे देते हैं, तो आईनी इदारा कहाँ रहा? आईनी इदारे के फैसले जो है उनको करने दें। इंडिया में आज इलेक्शन कमीशन की क्या सूरत हाल है? जो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में मदाखलत नहीं करता। तो हम हर मामले में मदाखलत भी कर रहे हैं, एक दूसरे के इख्तियारात को भी चैलेंज कर रहे हैं, और फिर कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने के बजाय अपनी अना के मुताबिक फैसले करें या अना के मुताबिक बाकी जो इदारे हैं वो चलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ की सूरत हाल है। और मेरे ख्याल में जो सीनियर जजेस का डिमांड आ रहा है वो सारे केसेस हैं, एक केस नहीं है। मेरे नज़दीक आर्टिकल 63 वाला केस है, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के एहसन बून की पिटीशन पेंडिंग है, जुल्फकार अली भट्टो साहब की पिटीशन पेंडिंग है, बहुत सारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। आप बैठ के डिसाइड क्यों नहीं करते? सही। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप ये नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं। अब आपने भी जिस तरह DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने भी सुनी, उन्होंने अपने घर से यानी कि अपने इदारे से खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है। अब उन दहशतगर्दों को, शिरक पसंदों को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जो मास्टरमाइंड है, जो प्लानर हैं एडवोकेट साहब, देखें उनके फैसले को देख लें कि उन्होंने बात 4 स्टार या 5 स्टार जनरल की किसी की बेटी इन्वॉल्व है, किसी की बीवी इन्वॉल्व है,
उन्होंने किसी को बराबर नहीं। ये क्या हमारी अदलिया के लिए उन्होंने एक मैसेज नहीं दिया कि अगर हम अपने लोगों के साथ पूरा इंसाफ कर सकते हैं और गलती करने वाले को सजा देते हैं, तो वो एक किस्म का मैसेज तो अदलिया को भी है कि जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, आपके खिलाफ है, आप उनके केसेस अगर खुद सुनेंगे तो एक मैसेज दिया मेरे ख्याल में, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप जिस तरह हम इंसाफ कर रहे हैं आप भी करें। ये इम्प्रेशन कल जो आया है, उसके बाद आज जिस तरह की लंबी डेट दी है आपके सामने, वो आपके सामने की पोजीशन है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे इदारे कोई फैसला करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। और जो सूरत हाल आपके सामने है, ये थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गया, IMF का शायद वो डायरेक्टर से मुलाकात के बाद कुछ मामला बेहतरी की तरफ गया, वरना मुझे तो उसके भी इम्कान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब उम्मीद सी हो गई कि शायद इनको कुछ पैसा मिल जाए। कहाँ तक कब मिलता है ये मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के इदारे अपने आप पे रहम करें, अपनी अना की जंग को छोड़ें, पाकिस्तान के बका और इस्तेकाम की जंग लड़ें और मामला को कानून और आइन के मुताबिक चलाएं, तब इस मुल्क की बेहतरी होगी, वरना नहीं होगी। सर जुडिशरी की जो आपको पता है कि तकसीम जो है वो बड़ी ख़तरनाक तौर पर बढ़ती जा रही है। ये तो रियासत के लिए भी नहीं, जुडिशरी के लिए नहीं, एज ए इदारा उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। देखें, फिर वही बात आ जाती है कि आप बैक फुटिंग पे जा रहे हैं। जिन मामला में आपने स्टेप लिए ना, बैक फुटिंग पे जा रहे हैं। मैंने आपको एक दफ़ा इंडिया की मिसाल दी थी। वो ये कहते हैं कि हमारे पास जब इस टाइप की पिटीशन आती है जो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो, हम पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट बैठता है, तय करते हैं कि हमने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ये ऑर्डर करेंगे तो क्या इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो हमको जजमेंट ही नहीं देते। सही। आप वक्तन फक्तन जजमेंट देते हैं और खुद ही आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप जहाँ ट्रस्ट में ये बात तय थी कि सीनियर मोस्ट जजेस को आगे ले जाएंगे, आपका खुद का जजमेंट है, फुल कोर्ट तकरीबन 7 या 11 जज थे उसके अंदर, आप उस जजमेंट के खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हैं। जैसे जवाद ख्वाजा ने कहा कि उर्दू को सरकारी जबान बना दे, जजमेंट दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट, आप सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ही जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर मुझे और आपको कहने का मौका मिलेगा आम आदमी के केसेस लेके बैठे रहे। लोग बेचारे 10-10 और 12-12 साल जेलों में पड़े हैं, उनका क्या हाल बनता है वो आपके सामने है। तो हमारा जब तक जो कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, उसमें अगर ग्रुपिंग नजर आएगी तो बाकी हाईकोर्ट वाले को कौन तक संभालेंगे, उस ग्रुपिंग को कैसे रोकेंगे आप। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आप भी जो आपने साथी जजेस को अपने साथ शामिल करके मशावरत करके मसले मसाइल का हल निकालना चाहिए। 2-2.5 महीने आपके रह गए हैं, तो 2-2.5 महीने के बाद जब आप इस हालत में जाएंगे तो आपके मतलब क्या क्या बातें होंगी, फिर आप जाने, आपका काम जाने। इससे पहले साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, आज आप देख रहे हैं उनकी सूरत हाल कैसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस हमारी इज्जत है, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इदारा है जो लोगों के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अगर वो लोगों के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, आज जो जजमेंट है, जिस तरह याया अफरीदी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बैठा कि मिलिट्री कोर्ट के मतलब फैसला कर लें, इसी में हमारी सेफ्टी है। लेकिन आप बनाने के लिए तैयार, बड़ी मेहरबानी सर। और फिर मैं ये पूछता हूँ कि इतनी लंबी डेट आपने दी क्यों है 23 जुलाई की, जब आप समझ रहे थे कि ये प्रोसीडिंग आने वाली है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।